अध्याय 10 ज्ञान को बांटो। क्या बात है, सही, आज तुम बहुत खुश नजर आ रही हो। कोई बात नहीं अंकल, वैसे ही। नहीं बेटा, कोई बात तो है। आज तुम्हारे चेहरे पर एक खुशी अलग से नजर आ रही है। अगर तुम नहीं बताना चाहती तो मत बताओ, मैं तुम्हें बताने के लिए मजबूर नहीं करूंगा। अंकल जी, कोई खास बात नहीं है, बस वैसे ही कल शाम को मैंने माँ से फ़ोन पर बात की थी तो उन्होंने मुझे बताया कि मेरी हकलाहट की समस्या काफ़ी हद तक काबू में आ गई है। यानी मुझे यहाँ आने के परिणाम मिल रहे हैं। ये तो बहुत अच्छी बात बताई तुमने कि तुम्हारी हकलाहट की समस्या काबू में आ रही है। लेकिन ये परिणाम तुम्हें यहाँ आने के नहीं मिल रहे, बल्कि ये परिणाम तुम्हें तुम्हारी मेहनत की वजह से मिल रहे हैं। तुमने अपनी हकलाहट की समस्या को काबू करने में जो मेहनत की है, ये सब उसी का ही नतीजा है। नहीं, ये सब आपकी वजह से ही हुआ है, क्योंकि अगर मैं यहाँ ना आती तो और आप सबसे ना मिलती और आपके बताए रास्ते पर ना चलती तो मेरी हकलाहट की समस्या काबू में ना आती। इससे पहले मैंने अपनी हकलाहट की समस्या के लिए बहुत कुछ किया है। मैंने बहुत सी दवाइयाँ खाई हैं, लेकिन उससे कोई लाभ नहीं हुआ। खैर, छोड़ो ये सब बातों को और मेरी बात गौर से सुनो। आज एक केस हमारे पास आ रहा है और उस केस को तुम देखोगी। अंकल जी, मैं कुछ समझी नहीं, आप कहना क्या चाह रहे हैं? कौन सा केस आ रहा है और मैंने क्या देखना है? सिया बेटा, एक हकलाहट की समस्या से पीड़ित केस हमारे पास आ रहा है और मैं चाहता हूं कि उस केस को तुम देखो। दरअसल परसों शाम को मुझे एक फोन आया था और वो फोन भानु नाम के लड़के के पिता का था। राहुल की उम्र 18 साल के आसपास है और उसको बचपन से हकलाहट की समस्या है। मैं चाहता हूं कि जब वो आए तुम उसकी हकलाहट की समस्या का निरीक्षण करो और उस पर अपनी राय दो। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? मैं खुद हकलाहट की समस्या को काबू करने का प्रयास कर रही हूँ और अब मैं इस और अपनी राय कैसे दे सकती हूँ? यानी मैं खुद सीख रही हूँ और मैं किसी और को कैसे सिखा सकती हूँ? तुम ऐसा कर सकती हो क्योंकि तुमने खुद कहा है कि मैं सीख रही हूँ। आज तक तुमने जो सीखा है उस अनुभव के आधार पर तुम किसी और को भी सिखा सकती हो। लेकिन आप ऐसा क्यों कर रहे हैं? आप मुझे इसके लिए दबाव क्यों डाल रहे हैं? मोहित भैया या छवि दीदी को इस बारे में क्या कह सकते हैं? अगर तुम्हें अपनी हकलाहट की समस्या को पूर्ण रूप से काबू में करना है तो तुम्हें एक विद्यार्थी के साथ साथ एक अध्यापक भी बनना होगा। तभी तुम पूर्ण रूप से अपनी हकलाहट की समस्या पर काबू पा सकोगी। मैं ये अपने निजी अनुभव के आधार पर कह रहा हूँ, क्योंकि मैंने अपनी हकलाहट की समस्या को जैसे तैसे करके काबू में तो कर लिया था, लेकिन मुझे अभी भी इसके प्रति कोई जानकारी नहीं थी। एक दिन एक परिचित व्यक्ति मेरे पास आए और उन्होंने अपने एक दूसरे दूर के रिश्तेदार के बेटे की हकलाहट की समस्या के बारे में मुझसे जिक्र किया और मुझसे कहा कि तुम उसकी हकलाहट की समस्या को काबू करने में उसकी मदद करो। पता नहीं उस समय मेरे मन में क्या चल रहा था और मैंने उन्हें उसकी मदद करने का आश्वासन दे दिया। उसके अगले ही दिन वो उस लड़के को लेकर मेरे पास आ गए और मैंने एक निरीक्षक या एक अध्यापक के तौर पर उसके सामने मैं बैठ गया। एक अध्यापक की मनोदशा को तुम नहीं समझ सकती, क्योंकि अगर वो किसी विषय पर कुछ सिखा रहा है तो अगर उसे उस विषय की पूर्ण जानकारी नहीं हो तो उसकी उससे बड़ी बेइज्जती कोई नहीं हो सकती। जिस वजह से मुझ पर यह दबाव था कि मैं हकलाहट की समस्या पर अगर उस लड़के का निरीक्षण कर रहा हूं तो ये जरूरी है कि मुझे खुद वो समस्या ना हो। यानी अगर आम भाषा में कहा जाए कि अगर मैं उस लड़के के सामने हकलाने लग गया तो मैं उसकी हकलाहट की समस्या पर अपनी राय कैसे दे सकता था। जिस वजह से मैंने उससे कहा कि अगर उसे अपनी हकलाहट की समस्या पर काबू पाना है तो उसे हर एक हफ्ते के बाद मेरे पास आना होगा। और उस लड़के ने ऐसा ही किया। वो हर इतवार को मेरे पास आने लग गया। सिया, तुम यकीन नहीं करोगी, वो 2 महीने तक लगातार मेरे पास आता रहा और इन 2 महीनों के दौरान हकलाहट की समस्या के विषय में मैंने जो कुछ सीखा वो मैं पूरे 5 साल तक ना सीख पाया, क्योंकि उस समय मैं एक अध्यापक था और एक अध्यापक के तौर पर जो कुछ मुझे सीखने को मिला वो एक विद्यार्थी के तौर पर सीखने को नहीं मिल पाया। अंकल जी, मैं आपकी बात को बीच में रोक रही हूँ क्योंकि मेरा एक सवाल है। आप अपने आप को एक अध्यापक के तौर पर क्यों कह रहे हैं? मैंने देखा है आपने अपनी फेसबुक पर और इंटरनेट पर अपने आप को अध्यापक लिखा है। सिया बेटा, अगर तुम एक अध्यापक की परिभाषा को समझ लोगे तो तुम्हें अपने सवाल का जवाब खुद ब खुद मिल जाएगा।
अध्यापक का मतलब होता है जो व्यक्ति किसी अध्याय का अध्ययन करते उसका अध्यापन करवाता है, वो अध्यापक कहलाता है। मैंने हकलाहट की समस्या को एक विषय के रूप में लिया और उसका गहन अध्ययन किया और अब उसका अध्यापन करवा रहा हूँ। तो इस लिहाज से मैं एक अध्यापक ही हुआ। मेरा ये निजी अनुभव कहता है कि अगर तुम एक अध्यापक के तौर पर किसी को कुछ सिखाने लग जाओगी तब तुम उस विषय पर पूरी तरह से पारंगत हो जाओगी। छवि का उदाहरण तुम्हारे सामने ही है। उसकी हकलाहट की समस्या अब लगभग ना के बराबर हो चुकी है और इसके पीछे भी यही कारण है। आपके कहने का मतलब है कि मुझे भी अब हकलाहट की समस्या से पीड़ित लोगों को प्रशिक्षण देना चाहिए? हाँ बिल्कुल, क्योंकि ये कहावत है कि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। क्योंकि अगर तुम अपनी इस समस्या के विषय पर किसी और से बात करोगी तो वो भी अपनी समस्या पर खुलकर तुम्हारे साथ बात करेगा और तुम्हें कुछ नई नई बातें जानने को मिलेंगी। इससे तुम्हारा ज्ञान और भी बढ़ेगा और ये संभव है कि तुम्हें हर बार इस विषय पर नई नई बातें पता चलेंगी। लेकिन क्या ये कानूनी तौर पर सही है? मेरे कहने का मतलब है कि अगर मैं किसी को उसकी हकलाहट की समस्या को ठीक करने में मदद करना चाहती हूँ तो क्या ये गलत नहीं होगा? गलत क्यों होगा? तुम तो अपनी बातों और निजी अनुभव के द्वारा उस व्यक्ति का मनोबल बढ़ाने की कोशिश कर रही हो, क्योंकि तुम्हें भी हकलाहट की समस्या रह चुकी है, यानी तुम भी उस रास्ते से गुजर चुकी हो। तो तुमसे बेहतर उस रास्ते को या उस समस्या के बारे में कोई दूसरा बयान नहीं कर सकता। तुम सामने वाले व्यक्ति के दर्द को समझ सकती हो। तुम्हें पता है कि हकलाहट की समस्या से पीड़ित व्यक्ति की जिंदगी किस प्रकार की होती है, इसलिए तुम उस व्यक्ति का जीवन सुधारने में और उसको उसकी हकलाहट की समस्या को ठीक करने में जी जान से उसकी मदद करोगी। लेकिन अंकल, मैं ही क्यों? ये काम तो कोई और भी कर सकता है। कोई और कौन? कहीं तुम्हारा इशारा मोहित की तरफ तो नहीं? नहीं, मेरे कहने का ऐसा कोई मतलब नहीं था। हाँ, लेकिन अगर आप मोहित भैया की तरफ इशारा कर रहे हैं तो वो भी तो ये काम कर सकते हैं। नहीं, मोहित के काम इतने अच्छे से नहीं कर सकता जितना अच्छे से तुम कर सकती हो। ऐसा क्यों? मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक डॉक्टर ने अपने जूनियर डॉक्टर को बोला कि वो पिंजरे में कैद किसी तोते के जीवन के बारे में अध्ययन करे कि तोते का जीवन एक पिंजरे में कैसा होता है, मतलब कि वो तोता एक कैदी के रूप में पिंजरे में कैसा महसूस करता है। उस डॉक्टर ने रोज 2-3 घंटे उस पर तोते पर नजर रखनी शुरू कर दी और उसकी हर एक गतिविधि को ध्यान से देखने लग गया। ये सिलसिला लगातार 4 साल तक चलता रहा और जब 4 साल बाद उस जूनियर डॉक्टर का कोर्स खत्म हो गया तब उसने अपने सीनियर डॉक्टर से संपर्क किया और उसे पिंजरे में कैद तोते के जीवन के बारे में बात करनी शुरू की। लेकिन अचानक किसी तरह वो तोता अपने पिंजरे से आजाद हो गया और सीनियर डॉक्टर के सामने जाकर बैठ गया। अब मेरा तुमसे एक सवाल है कि पिंजरे में कैद उस तोते के जीवन को कौन अच्छे तरीके से समझा सकता है? वो डॉक्टर जिसने 4 साल उसके जीवन पर शोध किया, या फिर वो तोता जिसने खुद पिंजरे में एक कैदी के रूप में वो जीवन व्यतीत किया? मोहित वो जूनियर डॉक्टर है जिसने हकलाहट की समस्या के ऊपर केवल शोध किया है। उसने खुद निजी तौर पर इस समस्या का अनुभव नहीं किया है। हाँ, उसके पिता चीकू जो इस संस्था के कर्ता धर्ता थे और जिनकी वजह से ये संस्था चल रही है, वो जरूर इस समस्या के शिकार रह चुके हैं, लेकिन मोहित का इस समस्या से कोई लेना देना नहीं है। और तुम वो तोता हो जो हकलाहट की समस्या के पिंजरे में कैद रह चुकी है और अब उस पिंजरे से पूरी तरह से आजाद हो चुकी है। तुमसे बेहतर इस जीवन के बारे में कोई नहीं बता सकता। इसलिए मेरी सलाह यही है कि तुम कल आने वाले का केस देखो, उसको समझो और एक अध्यापक के तौर पर उसकी समस्या को हल करने में मदद भी करो। ये तुम्हारी और तुम्हारे भविष्य के लिए कारगर साबित होगा। ठीक है अंकल जी, जैसा आप कहें, लेकिन मुझे ये बताएं कि मुझे उसके लिए करना क्या होगा? डरने वाली कोई बात नहीं है। तुम्हें उस लड़के को हकलाहट की समस्या संबंधित जानकारी देनी है और ऐसी जानकारी देनी है जिससे कि उनका मनोबल बढ़े और ध्यान रहे कि अपनी इस जानकारी में तुम्हें अंधविश्वास जैसी कोई भी बात नहीं करनी है। अंधविश्वास? हाँ, अंधविश्वास। तुम्हें उसके साथ ऐसी कोई भी बात नहीं करनी है जिससे कि अंधविश्वास को बढ़ावा मिलता हो, क्योंकि हो सकता है कि तुम उससे बातें करते समय अपने बचपन की बातें करने लग जाओ
और उस बचपन की बातों में तुमने कुछ ऐसी गतिविधियां की हों जिससे कि अंधविश्वास को बढ़ावा मिलता हो। इसलिए तुम्हें इस बात का विशेष ध्यान रखना है। लेकिन अंकल जी, इस सब के बीच अंधविश्वास की बात कहाँ से आ गई? मैंने तो कभी भी कोई अंधविश्वास जैसी बात नहीं की। तो क्या तुमने बचपन में कभी भी कोई अंधविश्वास नहीं किया? नहीं। ये तो फिर बहुत अच्छी बात है। लेकिन मैं हैरान हूँ कि तुम एक भारतीय होते हुए भी अंधविश्वास से दूर कैसे रह सकती हो। अंकल, ये जरूरी नहीं कि अगर मैं एक भारतीय हूँ और अंधविश्वास भी जरूर करती हूँ। अंधविश्वास तो दुनिया के कोने कोने में पाया जाता है। बेटी, मेरे कहने का ये मतलब नहीं है, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि जब कोई व्यक्ति किसी समस्या से परेशान होता है तो वो अक्सर अंधविश्वास में पड़ जाता है और अपनी समस्या का समाधान अंधविश्वासों में ढूंढता है। हकलाहट की समस्या से परेशान व्यक्ति को मैंने अंधविश्वासों की दलदल में धंसता हुआ अक्सर देखा है। वो कई प्रकार के अंधविश्वास करता है और मैं उनको अंधविश्वासों से दूर रहने के लिए प्रेरित करता रहता हूँ। इस चक्कर में कई बार मेरी लड़ाई भी हो जाती है। एक बार तो इस चक्कर में हद हो गई थी। क्या हुआ? एक बार की बात है, मुझे अपने किसी निजी काम से बाहर जाने के लिए रेल में यात्रा करने का अवसर मिला। मुझे अपनी दुकान के काम के सिलसिले में किसी दूसरे शहर जाना था। इसके लिए मैंने सुबह की ट्रेन पकड़ी और अपने गंतव्य की ओर निकल पड़ा। ये सफर कोई 5.5 और 6 घंटे के बीच का था। मैं ट्रेन में बैठ गया और अपनी आदत के मुताबिक अपना मोबाइल फोन निकालकर हकलाहट के विषय पर कोई नया लेख लिखने में व्यस्त हो गया। इसी दौरान मेरे साथ बैठे सहयात्री आपस में बातें करने लगे। वो बातें करते हुए मेरी तरफ बार बार देख रहे थे, मानो कि जैसे मुझे भी अपनी बातों में शामिल करना चाहते हो। परंतु मैं अपने काम में व्यस्त था और उनकी बातों पर कोई ध्यान नहीं दे रहा था। मेरा ये बर्ताव शायद उनमें बैठी एक महिला को बुरा लगा और वो मेरी तरफ देखकर कहने लगी, ये आजकल के लड़के जब देखो जहां देखो वहीं ये मोबाइल सा लेकर बैठ जाते हैं। इनके आसपास क्या हो रहा है इस पर इनका कोई ध्यान नहीं, बस जब देखो मोबाइल के साथ लगे रहते हैं। अपनी सहयात्री महिला की बात सुनकर मैं कुछ हैरान सा हो गया और मन ही मन मुस्कुराने लग गया। तभी उस महिला के साथ बैठी एक और महिला बोल पड़ी, सही बोल रही हैं बहन, मेरा लड़का भी ऐसा ही है। उसका ताऊ उसके लिए विदेश से एक मोबाइल लेकर आया और जब से उसके पास वो कमबख्त मोबाइल आया है, हम सबको भूल ही गया है। जब देखो उसी के साथ लगा रहता है, पता नहीं क्या करता रहता है उसके साथ। जब हम उसको रोकते हैं तो वो हमसे ही झगड़ा करने लगता है। उन दोनों महिलाओं की बातें सुनकर पास बैठे एक सज्जन ने मेरी तरफ देखा और मुझसे कहने लगे, बेटा एक बात तो बताओ, आखिरकार इस बला में ऐसा क्या है जिसने तुम जैसे नौजवानों को अपनी गिरफ्त में ले लिया है? अब देखो ना, हम कब से तुमसे बात कर रहे हैं और तुम हमारी बात ही नहीं सुन रहे। उनकी बातें सुनकर मुझसे रहा न गया। मैंने लिखना बंद किया और अपने मोबाइल फोन को एक तरफ रख दिया और उनसे कहा, देखो ऐसी कोई बात नहीं है। मैं एक हकलाहट के अध्यापक के तौर पर कार्य करता हूँ और इसके तहत मैं हकलाहट के विषय पर लेख लिखता हूँ। इसके लिए मैं अपने मोबाइल फोन का इस्तेमाल करता हूँ। मेरी बात सुनकर उस सज्जन ने हैरानी पूर्वक मेरी ओर देखा और कहने लगे, हकलाहट? वही ना जो अटक अटक या रुक रुक कर बोलते हैं। परंतु बेटा, अगर किसी को ऐसी समस्या है तो उसे किसी डॉक्टर के पास जाना चाहिए, इसमें अध्यापक कहाँ से आ गया? मैंने उनकी बात को काटते हुए कहा, आप अपनी जगह बिल्कुल सही हो, परंतु डॉक्टर बीमारी का इलाज करते हैं और हकलाहट की समस्या या हकलाना कोई बीमारी नहीं है। और रही बात मेरे अध्यापक होने की, तो अगर हम अध्यापक शब्द को परिभाषित करें तो आप सही मायने में ये जान पाएंगे कि एक अध्यापक होने का मतलब क्या होता है। इसकी परिभाषा कुछ इस प्रकार है, जो शख्स किसी अध्याय का अध्ययन करके उसका अध्यापन करता है वो अध्यापक कहलाता है। कुछ लोग हकलाहट को एक बीमारी के तौर पर लेते हैं। उनका मत है कि हकलाहट एक बीमारी है और उसका इलाज दवाओं में ढूंढते हैं। कुछ लोग इसे दैवीय प्रकोप मानकर मंदिरों और तंत्र मंत्र में इसका इलाज ढूंढते हैं। मैंने हकलाहट को एक अध्याय के तौर पर लिया है। इसको एक समस्या मानकर व्यायाम और कठिन परिश्रम से हल किया। चूंकि ये समस्या मुझे बचपन से थी, जो कि 20-21 साल की उम्र तक मेरे साथ रही, इस प्रकार मैंने निजी तौर पर हकलाहट का अध्ययन 20-21 साल तक किया। जिन व्यायाम और जिन तरीकों से मैंने अपनी हकलाहट की समस्या पर विजय प्राप्त की, आज उसी के बलबूते मैं एक अध्यापक के तौर पर इसका अध्यापन करता हूँ। तभी पास बैठी एक औरत बोल पड़ी, बेटा हमारे पुश्तैनी गांव के पास एक बड़े पहुंचे हुए फकीर की दरगाह है
वहां पर चादर चढ़ाने से बड़ा रोग ठीक हो जाता है। अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हें वहां का पता बता सकती हूँ। मैं उनकी बात का कुछ जवाब देता, इतने में दूसरी औरत बोल पड़ी, हाँ बेटा, जिसे तुम हकलाहट की समस्या कहते हो वो असल में हकलाना होता है। हमारी कुलदेवी का जो मंदिर है वहां चांदी की जिह्वा चढ़ाने से किसी भी प्रकार का हकलाना कुछ ही दिनों में ठीक हो जाता है। इतने में मैं कुछ कहता, वो दोनों औरतें आपस में हकलाने को लेकर बातें करने लगी। पहली औरत बोली, मेरे 10 साल के भतीजे को भी यही हकलाने वाली समस्या थी, यानी वो भी रुक रुक कर बोलता था। हमने उसकी जन्म पत्रिका गांव के पंडित को दिखाई। उसने हमें शुक्र का दोष बताया और उसके निवारण के लिए पूजा पाठ करवाया। अब वो कुछ ठीक है। अब उसे ये समस्या कभी कभार होती है। दूसरी औरत बोली, मेरे भी भांजे को यही समस्या थी। हमने कई डॉक्टरों को भी दिखाया और न जाने कितना उसका इलाज करवाया, पर सब व्यर्थ रहा। आखिरकार उसके जान पहचान के किसी ओझा को दिखाया। उस ओझा ने उसके हकलाने का इलाज अपने झाड़ फूंक से किया। उनके पास बैठी एक और औरत उनकी बातें सुन रही थी। उसका हकलाहट की समस्या को लेकर अलग ही तर्क था। उसने कहा, ये हकलाना जो है इसको देशी दवाइयों के साथ ठीक किया जा सकता है, या फिर एक शंख को लेकर उसमें रात भर पानी डालकर सुबह उसी पानी को पी लो तो भी ये हकलाना दूर हो जाता है। मैंने उन सब की बात को बीच में टोक कर कहा, मैं आप सबकी बातों से सहमत नहीं हूँ। आज का युग वैज्ञानिक युग है और आपकी कही कोई भी बात विज्ञान की कसौटी पर खरी नहीं उतरती। हकलाहट की समस्या का सीधा संबंध हकलाहट की समस्या से पीड़ित व्यक्ति के मन में छिपे डर और उस व्यक्ति के आत्मविश्वास से है। उसका हल अवैज्ञानिक अंधविश्वासों से निकाला नहीं जा सकता। मेरी बात सुनकर मेरे साथ वाली जगह पर बैठी एक औरत कुछ गुस्से में मुझसे बोली, बेटा, जिसे तुम अवैज्ञानिक अंधविश्वासों का नाम दे रहे हो, ये हमारी पौराणिक परंपराएं हैं जिन्हें हम पीढ़ी दर पीढ़ी निभाते चले आ रहे हैं। आज तुम जैसे लोग पढ़ लिख क्या गए हो कि इन सदियों पुरानी परंपराओं को अंधविश्वास का नाम दे रहे हो। एक औरत ने तो हद ही कर दी। वो मुझसे ऐसे बातें करने लगी जैसे मुझ पर हमला कर रही हो। वो बोली, तुम जैसे लोग 4 किताबें क्या पढ़ लेते हो, अपने आप को पता नहीं क्या समझने लगते हो। धर्म कर्म की बातें तुम लोगों को अंधविश्वास लगते हैं। और रही बात इन बीमारियों की, तो हम श्री जी को मानते हैं और वो हमारे लिए भगवान हैं। ये हकलाने बकलाने जैसी बीमारियों को तो वो यूं हाथ घुमाकर ठीक कर देते हैं। अपनी महिला सहयात्रियों के इस बर्ताव से उत्साहित वहां बैठे सज्जन भी मुझ पर बरस पड़े। बेटा, अपने धर्म की रक्षा करना सीखो। अगर तुम जैसी नई पीढ़ी धर्म के बारे में यूं बोलेंगी तो भविष्य में धर्म खतरे में पड़ जाएगा। इसके जवाब में मैंने उनसे कहा, अंकल, अब इस बातचीत में धर्म कहां से आ गया? मैं हर धर्म की इज्जत करता हूं और मैंने इसके विरुद्ध कोई बात नहीं की है। हाँ, एक बात जरूर है कि मैं अंधविश्वास के खिलाफ हूं और वो हर प्रकार का अंधविश्वास जो विज्ञान की कसौटी पर खरा नहीं उतरता, मैं उसे नहीं मानता। और रही बात हकलाने की, तो ये समस्या किसी शंख में पानी रखकर पीने से या किसी गुरु के हाथ घुमाने से ठीक नहीं होती। इस समस्या को काबू में करने के लिए खास प्रकार के प्रशिक्षण की जरूरत होती है। इतनी कहने के बाद मैंने वहां से चले जाने में ही अपनी भलाई समझी, क्योंकि जो वो बातें कर रहे थे वो मेरे हित में नहीं थी और जो मैं कहना चाह रहा था उनकी समझ के बाहर थी। इस सब के बीच मेरा दिमाग बार बार उनकी कही गई बातों के इर्द गिर्द घूम रहा था। क्या ये टोने टोटके या ये अवैज्ञानिक अंधविश्वास हमारे जीवन का हिस्सा हैं? और क्या इनके जरिए किसी भी समस्या का हल निकाला जा सकता है? अंकल, मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि मैंने आज तक कभी भी किसी प्रकार का कोई अंधविश्वास नहीं किया। हाँ, अपनी माँ के साथ मंदिर, गुरुद्वारा और चर्च में जरूर जाती हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मैं व्यर्थ के अंधविश्वास पर आंख बंद करके विश्वास करने लग जाऊं। अगर ऐसा है तो फिर बहुत अच्छी बात है। चलो ठीक है, अब मेरे जाने का वक्त हो चुका है और तुम भी अपने कमरे में जाओ और आराम करो। इसके बाद सिया कमरे में आ गई। मैंने सिया की तरफ देखा, वो कुछ परेशान सी लग रही थी। मैंने उसका परेशानी का कारण पूछा तो उसने सुनील अंकल के साथ हुई सारी बातचीत के बारे में मुझे बता दिया। मैंने उससे कहा, ये तो सुनील अंकल ने बहुत अच्छी बात कही है, तुमको वैसा ही करना चाहिए।
लेकिन राबिया, तुम मेरी बात को समझ नहीं रही। कल जब मैं उस लड़के के सामने एक अध्यापक के तौर पर बैठूंगी और वो लड़का मुझे अपनी हकलाहट की समस्या के बारे में बताएगा, तो मैं उससे क्या बात करूंगी? चलो मान लो मैंने बात कर भी ली, लेकिन मैं उसकी समस्या को हल करने में उसे क्या सुझाव दूंगी? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा। सिया, इसमें परेशानी वाली बात क्या है? जब वो लड़का तुम्हें अपनी हकलाहट की समस्या के बारे में बताएगा, तो तुम भी उसे अपनी हकलाहट की समस्या के बारे में बता देना। उसके बाद तुम उसे बताना कि तुमने अपनी समस्या पर कैसे हल किया है, यानी इसे काबू में कैसे किया है। तुम्हें ठीक वैसा ही बर्ताव करना होगा जैसा पहले दिन छवि ने तुम्हारे साथ किया था। तुम्हें याद है जब तुम पहले दिन यहाँ पर आई थी और मोहित भैया ने हमारी मुलाकात छवि से करवाई थी, तो छवि ने तुमसे क्या क्या कहा था और कैसा व्यवहार किया था? तुम्हें ठीक वैसा ही व्यवहार उस लड़के के साथ करना है, यानी कि तुम्हें उस लड़के के सामने छवि की भूमिका अदा करनी है। मेरी बात सुनकर सिया ने गहरी सांस ली और कहा कि कल की कल देखेंगे, जो होगा देखा जाएगा। अगले दिन वो लड़का अपने माता पिता के साथ संस्था में आ गया। वो मोहित भैया के दफ्तर में बैठा हुआ था। सुनील अंकल भी वहां मौजूद थे। उन्होंने सिया को संदेश भेजा और उसे यहाँ आने के लिए कहा। सिया भी बिना देर किए उनके दफ्तर की ओर जाने लगी और साथ में मुझे भी ले गई। वहां पहुंचकर सुनील अंकल ने हम दोनों का परिचय उस लड़के और उसके माता पिता से करवाया। सुनील अंकल ने सिया को कहा कि वो उस लड़के से बातें वगैरह करे और उसकी हकलाहट की समस्या के स्तर की जांच करे। सिया ने उस लड़के से बात करने के लिए सबसे पहले उसका नाम पूछा, लेकिन वो लड़का बहुत डर सा गया और अपना नाम ना बोल पाया। कुछ समय तक वहां माहौल बहुत शांत हो गया। कोई कुछ भी बात नहीं कर रहा था। सिया ने दोबारा से उस लड़के से उसका नाम पूछा। वो फिर भी अपना नाम नहीं बता पाया। तब उस लड़के के पिता ने कहा, इसका नाम भानु है और हकलाहट की समस्या की वजह से ये अपना नाम भी नहीं बोल सकता। इसकी समस्या की वजह से हम बहुत परेशान हैं। हम बहुत दूर से आए हैं और हमने अपने शहर का कोई भी डॉक्टर नहीं छोड़ा जिससे कि इसका इलाज ना करवाया हो, लेकिन सभी ओर से हमें निराशा ही हाथ लगी है। अब सारी की सारी उम्मीद आप पर और इस संस्था पर टिकी हुई है। आप ही हमारी कुछ मदद करें। अंकल जी, आप चिंता मत कीजिए। अगर मेरी हकलाहट की समस्या ठीक हो सकती है तो इसकी भी ठीक हो जाएगी और जय अपना नाम जरूर बोल पाएगा। बेटी, कभी कभी तो मुझे ऐसा लगता है कि जैसे ये दिमाग के तौर पर कमजोर है, और यही बात मेरे कुछ रिश्तेदारों ने भी कही है। उन्होंने तो मुझे दिमागी डॉक्टर को दिखाने की सलाह दी है, लेकिन मैं जानता हूँ कि मेरा बेटा दिमागी तौर पर तंदुरुस्त है। अंकल जी, आप कैसी बातें कर रहे हैं? आपको किस बेवकूफ ने कहा है कि आपका बेटा दिमागी तौर पर कमजोर है? आप माने या ना माने, आपका बेटा दिमागी तौर पर इतना तंदुरुस्त है और इसका दिमाग इतना तेज है कि यही तेज दिमाग इसकी हकलाहट की समस्या का कारण बन रहा है। अगर हम एक सामान्य व्यक्ति की तुलना एक हकलाहट की समस्या से ग्रस्त किसी व्यक्ति से करें, तो हम हकलाहट के सही कारणों का पता लगा सकते हैं। ये बात प्रमाणित की जा चुकी है कि एक हकलाने वाले व्यक्ति का दिमाग सामान्य व्यक्ति के दिमाग की तुलना में काफी तेज होता है। अगर हम गौर करेंगे तो पाएंगे कि एक बच्चा जो कि हकलाहट की समस्या से ग्रस्त है, उसकी बाकी सभी गतिविधियां जैसे पढ़ना लिखना, कंप्यूटर चलाना और वीडियो गेम खेलना आदि सामान्य बच्चों की तुलना में बेहतर ढंग से कर लेते हैं। परंतु इसका दूसरा पहलू देखें तो जानेंगे कि यही तेज दिमाग उसकी हकलाहट का मुख्य कारण बनता है। एक सामान्य व्यक्ति एक समय में एक ही बात को सोचता है और बोलता है। इसके विपरीत हकलाने वाले व्यक्ति के दिमाग में एक समय में कई बातें चल रही होती हैं, और इससे पहले वो हकलाना शुरू कर दे, वो अपनी बात को जल्दबाजी में बोलने लगता है। यही जल्दबाजी हकलाहट का कारण बन जाती है। मैं एक उदाहरण के द्वारा आपको ये बात समझाने की कोशिश करती हूँ। एक खाली गिलास लें, उसे मेज पर रख दें, उसमें धीरे धीरे पानी डालना शुरू कर दें। जब तक गिलास पूरा न भर जाए आप पानी डालते रहें। आप धीरे धीरे पानी डालते रहें, रुके नहीं। आप देखेंगे कि गिलास पानी से पूरा भरने के बाद उसके ऊपर से बाहर आ रहा है और मेज के ऊपर गिरने लगता है। यानी पानी अपना प्रभाव मेज पर डालकर मेज को गीला कर रहा है। ठीक इसी प्रकार जब किसी व्यक्ति विशेष का दिमाग उसकी क्षमता से ज्यादा तेज होता है, तो वो उसकी 5 ज्ञानेंद्रियों में से किसी एक पर अपना प्रभाव डालता है
और ज्यादातर इसका प्रभाव आंखों और आवाज पैदा करने वाली ज्ञानेंद्रियों पर पड़ता है। आंखों पर इसके प्रभाव को बताने के लिए आप उस एक छोटे बच्चे को उदाहरण के तौर पर कहीं भी देख सकते हैं, जिसे 2 या 3 वर्ष की आयु में आंखें कमजोर होने की वजह से ऐनक लगी हुई है। उस बच्चे को दिखाई बेशक कम देता हो, परंतु वो पढ़ने और बाकी गतिविधियों में सबसे आगे रहता है। आवाज पैदा करने वाली ज्ञानेंद्रियों पर इसके प्रभाव को बताने के लिए आप भानु को उदाहरण के तौर पर देख सकते हैं। सिया के मुंह से ये सब सुनकर वहां बैठे सभी लोग हैरान रह गए। मैं तो एकटक उसकी तरफ देखती रह गई, क्योंकि मुझे विश्वास नहीं था कि सिया इतना कुछ बोल पाएगी। लेकिन उसने जो कुछ भी कहा एकदम सही था। कुछ समय बाद सिया ने भानु के पिता की तरफ देखा और उनसे कहा, अंकल जी, क्या आप बता सकते हैं कि भानु को हकलाहट की समस्या कब कब होती है? बेटी, भानु जब कभी कुछ गुनगुनाता है, मतलब कोई गाना गाने लगता है, तब कोई समस्या नहीं होती, या फिर अकेले में या अपने किसी परिचित के सामने बात करते समय कोई भी समस्या नहीं होती। मतलब कहने का ये था कि भानु अपने घर में और अपने कुछ निकटतम संबंधियों के सामने बड़े आराम से बातचीत कर लेता है। वहीं इसके विपरीत, यानी कि घर से बाहर और किसी अनजान व्यक्ति के सामने उसे बोलने में समस्या होने लगती है। इसकी क्या वजह हो सकती है? इसका एक मुख्य कारण यह है कि भानु को इस समाज से डर लगता है। समाज से डर लगता है? मैं कुछ समझा नहीं। उसे डर किस बात से लगता है? अंकल जी, उसे डर इस बात से लगता है कि अगर वो इस समाज के सामने बोलते समय रुक गया, यानी हकलाते हुए बात करने लगा, तो ये समाज उस पर खूब हंसेगा और उसकी हकलाहट का खूब मजाक बनाएगा। और अकेले में या अपने किसी परिचित के सामने बात करते समय कोई भी समस्या नहीं होती। इसका कारण ये है कि उसे अकेले में या अपने परिचित के सामने बोलने से इस बात का डर नहीं होता था कि अगर वो उनके सामने बोलते हुए कहीं हकला गया तो वो उसकी हकलाहट का कभी भी मजाक नहीं बनाएंगे, जिस कारण वो अकेले में या अपने परिचितों के सामने बिना किसी डर के बिंदास होकर बोल लेता था। उसके इस डर को खत्म कैसे किया जाए? इस डर को खत्म करने के लिए पूरे समाज को बदलना जरूरी है। लेकिन पूरे समाज को बदलना हमारे लिए काफी मुश्किल काम है, क्योंकि हर किसी व्यक्ति को ये समझाना और उससे बात करना कि आप भानु की हकलाहट की समस्या का मजाक ना बनाएं, ऐसा तो संभव नहीं है। फिर इसके लिए दूसरा हल भी है। कैसा हल? दूसरा हल ये है कि भानु इस समाज की परवाह ना करे। वो बिंदास होकर इस समाज को के सामने बोलता रहे और समाज द्वारा किए गए मजाक की ज्यादा फिक्र ना करे और ना ही ज्यादा चिंता करे। वो इस समाज द्वारा बोले गए मजाकिया लफ्जों से बेपरवाह रहे और इसके साथ साथ इस संस्था में बताए गए रास्ते पर चले और धीरे धीरे उसकी हकलाहट की समस्या कम होती जाएगी। और जैसे ही इसकी समस्या कम हो जाएगी, ये समाज इसका मजाक बनाना छोड़ देगा और ये सामान्य जिंदगी जीने लग जाएगा। आप भानु का दाखिला इस संस्था में करवा दीजिए और उसके बाद ये हमारी देखरेख में रहेगा और जल्द ही ये हकलाहट की समस्या को काबू करके एक नई जिंदगी जीने लग जाएगा। सिया की बात सुनकर भानु के पिता की आंखों में आंसू आ गए और उन्हें सिया की बातों से एक नई आशा की किरण दिखाई देने लगी। उन्हें विश्वास हो गया कि भानु की हकलाहट की समस्या जल्द ही खत्म हो जाएगी और वो एक नए सिरे से जिंदगी की शुरुआत करेगा। उनके जाने के बाद वहां बैठे सुनील अंकल ने सिया को गले लगा लिया और उसके सिर पर हाथ फेर कर उसे शाबाशी दी।